अच्छा जी, today we are starting with a new chapter and the name of the chapter is price elasticity of demand, जिसको हम short form में PED भी कहते हैं। तो ये चैप्टर जो है ना, अकॉर्डिंग टू मी इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जाम्स। तो बहुत फोकस के साथ सुनना है और बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना ये। तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखें भाई, हमारे जो चैप्टर का नाम है ना, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसको आप शॉर्ट फॉर्म में पीईडी भी कहते हो। ठीक है, अब पीईडी पढ़ाने से पहले मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड रिवाइज कराता हूं। देखिए, जब हमने डिमांड का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम था लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि जब भी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ने की वजह से वो गुड अनअफोर्डेबल हो जाएगा और कंज्यूमर्स उसकी क्वांटिटी डिमांड गिरा देंगे। और जब एक प्रोडक्ट की प्राइस गिरती थी तो प्राइस गिरने की वजह से वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो जाता था और कंज्यूमर्स उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देते थे। यानी प्राइस गिरती थी, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती थी, प्राइस बढ़ती थी तो क्वांटिटी डिमांड गिर जाती थी। और प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान कौन सा रिलेशन था? नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन था। तो देखिए, लॉ ऑफ डिमांड ने हमें ये तो बता दिया कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, लेकिन आखिर डिमांड कितनी गिरेगी, क्या ये हमें लॉ ऑफ डिमांड ने बताया? नहीं बताया। लॉ ऑफ डिमांड ने हमें यह भी बता दिया कि जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी? क्या इसका जवाब हमें लॉ ऑफ डिमांड ने दिया था? नहीं दिया था। तो ये डिमांड में कितना चेंज आएगा ना, इसका जवाब हमें कौन देगा? पीईडी देगा। तो पीईडी क्या मेजर करता है? पीईडी मेजर करता है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड। यानी पीईडी ये मेजर करता है कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी ना, तो क्वांटिटी डिमांड उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और क्वांटिटी डिमांड में आखिर कितना चेंज आएगा। तो कितने चेंज का जवाब जो था ना, वो हमें कौन देगा? पीईडी देगा। तो पीईडी देख के हमें ये पता लगेगा कि जब एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी तो क्वांटिटी डिमांड उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी और क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो अब पीईडी कैलकुलेट करने का ना हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंड दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पीईडी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखें, पीईडी की जब कैलकुलेशन आती है ना P1 में, तो कभी कभार एग्जामिनर आपको परसेंटेज चेंज खुद निकाल के देता है ना, यानी वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी दे देगा आपको, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी दे देगा। तो आपके लिए पीईडी कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि आप दोनों चीजें फॉर्मूले में लगाएं और आपके पास पीईडी का आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि एग्जामिनर जो है ना, वो आपको ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी देता है, ना परसेंटेज चेंज इन प्राइस देता है, और बोलता है कि आप पीईडी कैलकुलेट करके दिखाओ। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा केस आए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी या परसेंटेज चेंज इन प्राइस ना दी हुई हो, तो आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी आपको खुद निकालनी पड़ेगी। और वो कैसे निकलेगी? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 के फॉर्मूले से। यानी ये फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का। जब भी आपको परसेंटेज चेंज ना दी हुई हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करके परसेंटेज चेंज निकालेंगे। अब बच्चों का सवाल आता है, सर एक बात बताएं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी से निकलेगी या परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलेगी इस फॉर्मूले से? तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आपको कभी भी परसेंटेज चेंज निकालना हो ना, चाहे वो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई हो, परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो, परसेंटेज चेंज इन पॉपुलेशन हो, परसेंटेज चेंज निकालने का एक ही फॉर्मूला है और वो है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसी फॉर्मूले से आप परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकालोगे और इसी फॉर्मूले से आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी निकालोगे। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालनी है तो इसमें क्वांटिटी की न्यू और ओल्ड फिगर्स डाल दो, और जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालनी है तो इसमें प्राइस की न्यू और ओल्ड फिगर्स डाल दो। तो मैं आपको जो है एक एमसीक्यू भी सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि कैलकुलेशन और पक्की हो जाए। तो देखें क्या लिखा हुआ है, when the price of a product rises from 10 to 15, यानी जब एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी $10 से $15, the demand falls from 5,000 units to 4,000 units। यानी जब प्राइस $10 से बढ़ के $15 हो गई तो डिमांड जो है 5,000 यूनिट से गिर के कितनी हो गई? 4,000 यूनिट्स। What is the value of PED for the product? यानी अब हमें PED कैलकुलेट करनी है। अब PED का फॉर्मूला क्या है भाई? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्या हमें परसेंटेज चेंज में क्वांटिटी और प्राइस निकाल के दी हुई है? बिल्कुल भी नहीं। तो अब हमें परसेंटेज चेंज भी खुद निकालना पड़ेगा, और परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले ना
अब हम क्या निकाल लेते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि न्यू और ओल्ड प्राइस क्या है और न्यू और ओल्ड क्वांटिटी क्या है। तो देखें पहले मेरी प्राइस क्या थी 10, तो ये होगी मेरी ओल्ड प्राइस, और न्यू प्राइस बढ़ के कितनी हो गई थी 15, तो ये मेरी न्यू प्राइस हो जाएगी। पुरानी क्वांटिटी कितनी थी 5000 यूनिट्स थी, और न्यू क्वांटिटी गिर के कितनी हो गई थी 4000 यूनिट्स। तो मैंने क्या किया, न्यू और ओल्ड क्वांटिटी और प्राइस आइडेंटिफाई कर ली। अब मैं सबसे पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल रहा हूं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलेगी, सबसे पहले न्यू क्वांटिटी लिखूंगा दैट इज 4000 यूनिट्स माइनस ओल्ड क्वांटिटी दैट इज 5000 यूनिट्स अपॉन ओल्ड क्वांटिटी 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 100। और जब ये मैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा -20%। ठीक है, अब मैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालता हूं। तो न्यू प्राइस क्या है 15, ओल्ड प्राइस थी 10, तो न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब मेरे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस का आंसर आएगा 50%। तो अब मेरे पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी भी है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी है। तो अब जो है मैं पीईडी कैलकुलेट कर लूंगा इजीली फॉर्मूले में लगा के। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी है -20, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितनी है 50%, तो परसेंटेज भी लगा देते हैं। तो अब मेरे पास पीईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.4, ये मेरी पीईडी है। तो ऐसे जो है आपको पीईडी कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर एग्जाम में आपको परसेंटेज चेंज ना निकाल के दी हुई हो। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, पीईडी की डेफिनेशन भी क्लियर होगी, पीईडी का फॉर्मूला भी क्लियर होगा और पीईडी की कैलकुलेशन भी क्लियर होगी। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आप पीईडी कैलकुलेट करोगे ना, तो जब भी आप पीईडी कैलकुलेट करोगे उसका आंसर हमेशा हमेशा नेगेटिव आएगा। ये रूल है, वेन एवर यू विल कैलकुलेट पीईडी द आंसर ऑफ पीईडी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन के साथ क्यों पीईडी का आंसर आता है, इसकी वजह ये है कि भाई प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है, नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन है। तो इसी रिलेशन की वजह से, इसी नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन की वजह से आपके पीईडी का आंसर भी हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो जब भी आप पीईडी कैलकुलेट करोगे आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, और जब भी आप पीईडी कैलकुलेट करोगे ना तो आंसर तो नेगेटिव आएगा, इसीलिए उस नेगेटिव साइन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने पीईडी कैलकुलेट की, आंसर आया -5, उस माइनस साइन की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है क्योंकि आंसर तो हमेशा ही नेगेटिव में आना है। तो उस माइनस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे लिए जो काम की चीज है वो क्या है, वैल्यू या नंबर। तो जब भी आप पीईडी कैलकुलेट करोगे आंसर माइनस में आएगा, उस माइनस की आपके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिस चीज की इंपॉर्टेंस है वो किसकी है, नंबर की है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अब हम पीईडी के डिफरेंट केसेस शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास पीईडी का केस है कि मैं पीईडी का फॉर्मूला लगाऊं और फॉर्मूला लगाने के बाद मेरा आंसर आए ग्रेटर देन 1। तो याद रखिएगा, जब भी आप पीईडी कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक डिमांड है। Whenever PED will be greater than 1, the demand will be elastic demand. अब elastic demand का क्या मतलब होता है, elastic demand का मतलब होता है when a small change in price generates large percentage change in quantity demand. अगर पीईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, आपकी डिमांड क्या होगी, इलास्टिक डिमांड होगी। और इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि अगर थोड़ी सी भी प्राइस चेंज हो ना तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आए। यानी अगर प्राइस थोड़ी सी बढ़ती है तो प्राइस जब बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, गिरती है। डिमांड बिल्कुल गिरेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड बहुत ज्यादा से गिर रही है। और अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस गिर जाए तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि इलास्टिक डिमांड है तो डिमांड बहुत ज्यादा से बढ़ रही है। तो इलास्टिक डिमांड में ना क्वांटिटी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस जो है वो बहुत हाई होती है। तो इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, जब भी थोड़ी सी प्राइस चेंज होगी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से चेंज होगी। तो अब इसका ग्राफ भी हम लोग देख लेते हैं। तो इलास्टिक डिमांड का ग्राफ कैसे बनता है वो भी बना के दिखा देते हैं आपको। दो एक्सिस बनाए, ओरिजिन लगाया, इधर आप लिखोगे प्राइस, इधर आप लिखोगे क्वांटिटी। अब जो इलास्टिक डिमांड का ग्राफ बनता है ना वो थोड़ा सा फ्लैटर बनता है, यानी ये नॉर्मल डिमांड कर्व की तरह पूरा डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ नहीं होगा, ये थोड़ा सा ना फ्लैटर बनेगा। तो ये आ गया आपके पास इलास्टिक डिमांड का ग्राफ।
ठीक है, अब मैं यहां से ना एक प्राइस निकाल लेता हूं। लेट्स से मैं ऑपरेट कर रहा हूं पॉइंट ए पे, और पॉइंट ए पे मेरे प्रोडक्ट की प्राइस है पी और क्वांटिटी डिमांड की जा रही है क्यू। अब अगर मैं थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाऊं, तो मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ाऊंगा तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत ज्यादा गिर गई। देखें, मैंने थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई P से P1, तो मेरी क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा गिर गई है Q से Q1। और अगर मैं थोड़ी सी प्राइस गिराऊं, मैं अगर थोड़ी सी प्राइस गिराता हूं, तो थोड़ी सी प्राइस गिरने की वजह से मेरी क्वांटिटी अब क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। देखिए, मैंने थोड़ी सी प्राइस गिराई P से P2, तो मेरी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगी Q से Q2। तो देखें, यही हमने पढ़ा था इलास्टिक डिमांड में क्या होगा कि स्मॉल चेंज इन प्राइस विल ब्रिंग लार्जर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो वही हो रहा है, थोड़ी सी प्राइस चेंज हो रही है और क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा से चेंज हो रही है। तो ये जो है एक साफ सुथरा ग्राफ आप लोगों के सामने है। यहाँ पे इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले जब मैंने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी गिराई P से P1, तो क्वांटिटी जो है बहुत ज्यादा से बढ़ गई Q से Q1। और जब मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ाऊंगा प्रोडक्ट की P से P2, तो प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी गिरेगी लेकिन बहुत ज्यादा से, और मेरी क्वांटिटी Q से Q2 आ जाएगी। ठीक है, तो इलास्टिक डिमांड में क्या होगा, प्राइस का चेंज कम होगा, क्वांटिटी का चेंज ज्यादा होगा। तो ये हमारा पीईडी का पहला केस था। अब हम दूसरे केस पे आते हैं कि अगर मैंने पीईडी का फॉर्मूला लगाया और मेरा जो है आंसर आया लेस देन 1, यानी मैंने पीईडी कैलकुलेट किया और आंसर आया -0.2, -0.5, कोई भी आंसर आया लेस देन 1, तो मैं फौरन समझ जाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक डिमांड है। अब इनइलास्टिक डिमांड का क्या मतलब होता है, इनइलास्टिक डिमांड का मतलब होता है व्हेन अ लार्जर चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स स्मॉलर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। यहां पे क्या होगा, अगर आपकी प्राइस ज्यादा से भी चेंज हो रही है ना, तो डिमांड में बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि यहां पे डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस क्या है, लो है। अगर आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा भी बढ़ जाए तो डिमांड गिरेगी लेकिन बिल्कुल थोड़ी, और अगर प्राइस ज्यादा गिर जाए तो भी डिमांड बढ़ेगी लेकिन बिल्कुल थोड़ी। तो यहां पे प्राइस का चेंज ज्यादा होगा, डिमांड का चेंज कम होगा। तो अब इनइलास्टिक डिमांड का ग्राफ भी देख लेते हैं। इनइलास्टिक डिमांड का जो ग्राफ बनता है ना, वो थोड़ा सा स्टीपर बनता है। तो इसका ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सबसे पहले वही दो एक्सेस बनाएंगे, ओरिजिन लगाएंगे, प्राइस, क्वांटिटी। अब थोड़ा सा जो है मैं एक फ्लैटर कर्व बनाता हूं। ये मैंने थोड़ा सा एक फ्लैटर कर्व बनाया इनइलास्टिक डिमांड का, और मैं निकाल लेता हूं एक प्राइस और एक क्वांटिटी। तो फ्लैट से मैं पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रहा हूं, मेरी प्राइस है P, क्वांटिटी है Q। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी बल्कि प्राइस ज्यादा से बढ़ाऊंगा। मैंने प्राइस ज्यादा से बढ़ाई तो देखें मेरी क्वांटिटी में चेंज कितना आया, एक मिनट, मेरी क्वांटिटी में जो है बिल्कुल थोड़ा सा चेंज आया एज कंपेयर टू द प्राइस। देखें, प्राइस बढ़ी है P से P1, प्राइस ज्यादा से बढ़ी है लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी गिरी है फ्रॉम Q टू Q1। और अगर आप प्राइस को ज्यादा से गिराएंगे, प्राइस को गिरा के भी देख लेते हैं। अगर मैं प्राइस को ज्यादा से गिराऊं तो देखें प्राइस ज्यादा से गिरी है लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ी है। ये मेरी प्राइस गिरी है P से P2 और मेरी क्वांटिटी सिर्फ कितनी सी बढ़ी है, इतनी सी बढ़ी है Q से Q2। तो याद रखिएगा, इनइलास्टिक डिमांड में परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होगा। तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं हम। ये एक साफ सुथरा ग्राफ आप लोगों के सामने बना हुआ है कि जब जो है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी P से P2 तो क्वांटिटी गिरेगी लेकिन बिल्कुल थोड़ी, और जब प्रोडक्ट की प्राइस गिरी P से P1 तो क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन बिल्कुल थोड़ी, क्योंकि क्वांटिटी डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे क्या है, बहुत लो है। तो अब जो है अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी, इन्फ्लुएंसेस ऑन पीईडी या डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीईडी। तीन अलग अलग नामों से इसका सवाल आता है। तो अब यहां पे हमें क्या पढ़ना है, देखिए एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है ना, वो इलास्टिक भी हो सकती है और वो इनइलास्टिक भी हो सकती है। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंसेस हैं, कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जिनको देख के पता लगेगा कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक। और पहला फैक्टर जो पीईडी को इफेक्ट करता है ना,
दैट इज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स हम पढ़ के आ चुके हैं डिमांड के चैप्टर में। सब्स्टिट्यूट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, ऑल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं एक दूसरे के बजाय, फॉर एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी। तो याद रखिएगा, जब भी एक मार्केट में एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल होंगे ना, उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। क्यों? लेट्स से मेरा एक प्रोडक्ट है और मेरे बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल है। अब मैं अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ाऊंगा ना, तो कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट महंगा लगेगा, सब्स्टिट्यूट्स चीप लगेंगे और वो इजीली स्विच कर जाएंगे मुझसे मेरे सब्स्टिट्यूट्स पे। तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा गिर जाएगी। तो डिमांड क्या हो गई मेरे प्रोडक्ट की? इलास्टिक हो गई। लेकिन अगर मेरे प्रोडक्ट के मार्केट में बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स मौजूद नहीं है, तो अगर मैं प्राइस अब ज्यादा से भी बढ़ा दूं ना, तो कंज्यूमर इजीली स्विच नहीं कर पाएंगे किसी और प्रोडक्ट पे, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो अब अगर मैं प्राइस ज्यादा से भी बढ़ा दूं तो डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी चेंज होगी और डिमांड क्या हो जाएगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। तो याद रखिएगा, जब भी एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में ज्यादा है, आप थोड़ी सी प्राइस बढ़ाओगे ना, कंज्यूमर इजीली स्विच कर जाएंगे आपके प्रोडक्ट से आपके सब्स्टिट्यूट्स पे, आपकी डिमांड ज्यादा से गिरेगी, डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। और अगर आपके ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो अब आप ज्यादा से भी प्राइस बढ़ा दोगे ना अपने प्रोडक्ट की, तो कंज्यूमर इजीली स्विच नहीं कर पाएगा फ्रॉम योर प्रोडक्ट टू एनी अदर प्रोडक्ट, जिसकी वजह से डिमांड थोड़ी सी चेंज होगी और डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। अब दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, दैट इज नेचर ऑफ अ गुड। अब देखें, एक प्रोडक्ट जो है ना, या तो वो नेसेसिटी नेचर का होगा या वो किस नेचर का होगा? लग्जरी नेचर का होगा। नेसेसिटी का क्या मतलब होता है? ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो अगर एक नेसेसिटी नेचर का प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर एक नेसेसिटी नेचर का प्रोडक्ट है, जैसे आटा हो गया, चावल हो गए, इस टाइप की चीजें हो गई, इनकी प्राइस अगर मार्केट में ज्यादा से भी बढ़ जाएंगी ना, तो डिमांड बिल्कुल थोड़ी सी गिरेगी, क्योंकि जाहिर है हम इन प्रोडक्ट्स के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर एक प्रोडक्ट लग्जरी नेचर का है जिसके बगैर हम सरवाइव कर सकते हैं, उसकी प्राइस मार्केट में थोड़ी सी भी चेंज होगी ना, डिमांड ज्यादा से चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम उसके बगैर सरवाइव कर सकते हैं और डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। तो एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर एक प्रोडक्ट नेसेसिटी नेचर का है, उसकी डिमांड हमेशा क्या होगी? इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि अगर आप उस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा भी बढ़ा दो ना, तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता, वो फिर भी आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, डिमांड बैरली चेंज होगी और डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक हो जाएगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट लग्जरी नेचर का है, आप थोड़ी सी भी प्राइस बढ़ाते हो, तो कंज्यूमर डिमांड ज्यादा से गिरा देगा। क्यों? क्योंकि वो उस प्रोडक्ट के बगैर सरवाइव कर सकता है। डिमांड ज्यादा से चेंज होगी, डिमांड क्या हो जाएगी? इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है। अब हमारे पास तीसरा फैक्टर आता है, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है जिसपे मेरी ना बहुत थोड़ी सी इनकम खर्च होती है। लेट्स से मेरी इनकम है 5 लाख रुपए और मैं हर महीने ना उस 5 लाख रुपए इनकम में से 10 रुपए का एक मैच बॉक्स खरीदता हूं, माचिस का डब्बा खरीदता हूं। अब अगर उस माचिस के डब्बे की प्राइस बढ़ के डबल भी हो जाए, 10 से 20 रुपए हो जाए, तो आपको क्या लगता है मेरी जात पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी इनकम का एक छोटा सा प्रोपोर्शन लेके जा रही है। वो मेरे नोटिस में ही नहीं आएगा कि भाई उस प्रोडक्ट की प्राइस कोई चेंज भी हुई है, क्योंकि मेरी इनकम का वो इतना छोटा प्रोपोर्शन है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो अगर एक प्रोडक्ट आपकी इनकम का बहुत छोटा प्रोपोर्शन लेके जा रहा है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएगी ना, तो आप डिमांड में कोई खास चेंज नहीं लाओगे, क्योंकि वो आपके नोटिस में ही नहीं आएगा। तो डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। अगर एक मैच बॉक्स की प्राइस 10 से बढ़ के 20 रुपए भी हो जाए ना, डबल भी हो जाए, और मेरी इनकम 5 लाख रुपए, तो आपको क्या लगता है मैं मैच बॉक्स की डिमांड गिराऊंगा क्या? नहीं गिराऊंगा। तो देखिए, प्राइस ज्यादा से चेंज हो रही है, डिमांड कोई खास चेंज नहीं हो रही, तो डिमांड क्या होगी? इनइलास्टिक होगी। लेकिन याद रखिएगा कि अगर एक प्रोडक्ट आपकी इनकम का एक लार्ज प्रोपोर्शन लेके जा रहा है, आपकी इनकम का एक मेजर चंक, एक मेजर प्रोपोर्शन एक गुड पे खर्च हो रहा है ना, तो उसकी प्राइस अगर थोड़ी सी भी चेंज हो जाए, तो डिमांड बहुत ज्यादा से चेंज हो जाएगी। अब आप बोलोगे यार ये तो मेरी मेजॉरिटी इनकम लेके जा रहा है। तो एक प्रोडक्ट अगर आपकी इनकम का मेजर चंक लेके जा रहा है, लार्ज प्रोपोर्शन लेके जा रहा है, उसकी प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ जाएगी ना, आप डिमांड ज्यादा से गिरा दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके नोटिस में आएगा। आप बोलोगे यार ये प्रोडक्ट तो मेरी इनकम का मेजॉरिटी चंक लेके जा रहा है, तो आप उसकी डिमांड जो है ज्यादा से गिरा दोगे, डिमांड हो जाएगी इलास्टिक।
तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर एक प्रोडक्ट आपकी इनकम का स्मॉल प्रोपोर्शन लेके जा रहा है, आपके नोटिस में नहीं आएगा वो, तो डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट आपकी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन लेके जा रहा है, उसकी अगर थोड़ी सी भी प्राइस चेंज होती है ना, वो आपके नोटिस में आएगा, आप डिमांड ज्यादा से गिराओगे, डिमांड हो जाएगी इलास्टिक। फिर हमारे पास फोर्थ फैक्टर आता है, दैट इज हैबिट फॉर्मिंग और एडिक्टिव प्रोडक्ट्स। अब हैबिट फॉर्मिंग या एडिक्टिव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी लोगों को लत लग जाती है। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, कुछ लोग होते हैं ना जिनको सिगरेट पीने की आदत होती है, लत लग जाती है उनको। तो अगर ऐसे एडिक्टिव प्रोडक्ट्स की प्राइस मार्केट में ज्यादा से भी बढ़ जाए ना, तो आपको क्या लगता है, लोग डिमांड गिराएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, डिमांड बैरली चेंज होगी और डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट नॉन एडिक्टिव नेचर का है, उसकी थोड़ी सी भी प्राइस मार्केट में बढ़ जाए ना, तो लोग डिमांड ज्यादा से गिरा देंगे, क्योंकि लोगों को उन प्रोडक्ट की लत नहीं है। तो अगर एक प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग नेचर का है, एडिक्टिव नेचर का है, उसकी डिमांड हमेशा इनइलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी प्राइस ज्यादा से भी बढ़ा दो, लोग फिर भी खरीदते रहेंगे, लोग डिमांड नहीं गिराएंगे ज्यादा से, डिमांड इनइलास्टिक हो गई। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट नॉन एडिक्टिव नेचर का है, लोगों को उसकी लत नहीं है, उसकी प्राइस आप थोड़ी सी भी बढ़ाते हो ना, तो डिमांड में ठीक ठाक चेंज आएगा और डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। अब हम आखिरी फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। अब याद रखिएगा कि अगर आपको एक प्रोडक्ट शॉर्ट रन में चाहिए ना, यानी फौरन चाहिए, तो आप उसको हाई प्राइस में खरीदने के लिए भी तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होगी शॉर्ट रन में, और आप उसको हाई प्राइस में भी खरीद लोगे, डिमांड क्या होगी, इनइलास्टिक होगी। लेकिन अगर आपको एक प्रोडक्ट लॉन्गर रन में चाहिए, लॉन्ग रन में एक प्रोडक्ट खरीदना है ना, तो आप उसके सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पता लगा सकते हो और आप वेट कर सकते हो जब उसकी प्राइस गिरे, फिर ही आप वो प्रोडक्ट खरीदोगे। तो लॉन्ग रन में जब आप इजीली सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ पाओगे ना, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा फैक्टर्स रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले, अगर एक प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में ज्यादा है, डिमांड इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट्स कम है, डिमांड इनइलास्टिक। फिर अगर एक प्रोडक्ट नेसेसिटी नेचर का है, डिमांड इनइलास्टिक, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट लग्जरी नेचर का है, डिमांड इलास्टिक। फिर अगर एक प्रोडक्ट जो है आपकी इनकम का स्मॉल प्रोपोर्शन लेके जा रहा है, डिमांड इनइलास्टिक, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट आपकी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन लेके जा रहा है, डिमांड इलास्टिक। अगर एक प्रोडक्ट हैबिट फॉर्मिंग या एडिक्टिव नेचर का है, डिमांड इनइलास्टिक, लेकिन अगर एक प्रोडक्ट नॉन एडिक्टिव नेचर का है, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, डिमांड इलास्टिक। शॉर्ट रन में हमेशा डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है, क्योंकि आपको सब्स्टिट्यूट्स की नॉलेज नहीं होती है, आप इजीली सब्स्टिट्यूट्स नहीं ढूंढ पाते। लेकिन लॉन्ग रन में आपको एक प्रोडक्ट खरीदना है, उसकी डिमांड हमेशा इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि आप इजीली सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ सकते हो। तो आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा।